नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट। एक तरफ कोरोना की महामारी से पूरा देश परेशान है, तमाम तरह की आर्थिक संकट से देश इस वक्त जो है वो जूझ रहा है, लेकिन इसी बीच में कई सारी ऐसी शिकायतें भी प्रशासन को और शासन को मिल रही हैं, जिसमें ये आ रहा था कि क्योंकि अप्रैल से नया सेशन शुरू हो चुका है स्कूलों का, ऐसे में स्कूलों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया था पेरेंट्स पर कि वो फी जमा करें। हालांकि स्कूल जो है वो 22 तारीख को जब प्रधानमंत्री ने एक दिन का कर्फ्यू और उसके बाद 23 तारीख से लॉकडाउन की घोषणा की थी, तभी से सारे स्कूल पूरे देश भर में बंद हैं। लेकिन जैसे ही अप्रैल आया है, सारे स्कूलों से लगभग एक तरीके से पेरेंट्स के ऊपर जो है सर्कुलर भेज करके दबाव बनाना शुरू किया गया। हालांकि इसको लेकर के आज दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साफ साफ दो टूक शब्दों में सारे स्कूलों को दिल्ली के ये निर्देश दिया है कि कोई भी स्कूल, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो चैरिटी का हो, चाहे वो सरकारी जमीन पर बना हो या फिर किसी अपने निजी जमीन पर बना हो, कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा। ना ही पेरेंट्स पर इस बात का दबाव बनाया जाएगा कि वो फीस जमा करें। दूसरी चीज, अगर लेना ही है तो 1 महीने की ट्यूशन फी, सिर्फ ट्यूशन फी स्कूल ले सकते हैं। ये तमाम तरह की शिकायतों को मिलने के बाद मनीष सिसोदिया ने साफ तौर से ये कहा कि कई पेरेंट्स की ये शिकायतें आ रही थी और उसके बाद दिल्ली की सरकार ने ये फैसला लिया है। मनीष सिसोदिया ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को, वो चाहे सरकारी जमीन पर चल रहा हो या गैर सरकारी जमीन पर, प्राइवेट जमीन पर चल रहा हो, उसको फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार से पूछे बिना कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता, वो चाहे प्राइवेट जमीन पे चल रहा हो या गवर्नमेंट जमीन पे चल रहा हो। दूसरा, कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस डिमांड नहीं करेगा, केवल ट्यूशन फीस डिमांड करेगा, वो भी महीनावार लेंगे। कोई स्कूल पेरेंट्स को 3 महीने की फीस नहीं चार्ज करेगा। इसके साथ जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है बच्चों को स्कूल्स की तरफ से, प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से, सभी बच्चों को देनी होगी। अगर कोई पेरेंट फीस नहीं दे पा रहा है तो उनके बच्चों का नाम ऑनलाइन टीचिंग से नहीं हटाया जाएगा, उनको ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं काटी जाएंगी, ये आदेश दिए हैं। साथ में कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं चार्ज करेगा इस दौरान, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्टेशन पे कोई खर्चा नहीं है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन फीस चार्ज करने की जरूरत नहीं है। 1 महीने की फीस के अलावा कोई और 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी स्कूल, वो चाहे प्राइवेट जमीन पे बना है या सरकारी जमीन पे बना है, कोई भी स्कूल 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी पेरेंट से कोई और तरह की फीस चार्ज नहीं करेगा, ना ट्रांसपोर्ट फीस चार्ज करेगा। तो सुना आपने, मनीष सिसोदिया साफ तौर से ये कह रहे हैं कि कोई भी स्कूल अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा, सरकारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, नहीं तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट के तहत जो है स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। हमारे साथ ऑल स्कूल पेरेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट शिवानी जैन मौजूद हैं। शिवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फ्रंट पर। धन्यवाद विवेक जी। शिवानी जी, दिल्ली के साथ साथ जो स्कूल्स हैं एनसीआर के, और एनसीआर में खास करके नोएडा है, गाजियाबाद है, गुड़गांव है, ये बिल्कुल दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं। क्या आपको इनका, दिल्ली सरकार के इस फैसले का प्रभाव एनसीआर के इलाकों में जो बड़े स्कूल हैं या जो भी स्कूल हैं जहां के अभिभावक बेहद परेशान है इस वक्त, क्योंकि उनके पास भी लगातार नोटिस भेजी जा रही है, क्या आपको लगता है कि इन इलाकों में भी कुछ अभिभावकों को फायदा मिल पाएगा? देखिए, दिल्ली सरकार ने जो डिसीजन दिया है वो निसंदेह कुछ राहत दिला देगा पेरेंट्स को,
लेकिन अगर हम बात करें एनसीआर की या फिर यूपी की बात करें तो ये लागू करना यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि फीस जो है, जैसे कि उन्होंने ट्यूशन फीस को कहा है माफ करने के लिए, ट्यूशन फीस देने के लिए, बाकी फीस नहीं देने के लिए। और हमारे यूपी में जो है, जैसे फीस रेगुलेटरी एक्ट आया है, जिसके तहत जो है जितने भी हेड्स हैं उनको कंबाइन करके एक कंपोजिट हेड बना दिया है, कंपोजिट फीस जिसे कहा जाता है, जिसे कि अभिभावक हर महीने अपना स्कूल में जमा कराता है। उसमें ट्यूशन फीस को अलग करना एक अपने आप में एक अलग टास्क होगा। अब उसमें जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी है, उसमें डेवलपमेंट फंड भी है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो उनके चार्जेस है वो ऐड है, या XYZ जितने भी स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स की फीस है, सब एडेड होती है। जबकि इस समय कुछ भी स्कूल की जो एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है अपार्ट फ्रॉम जूम क्लासेस, जो जूम पे वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। और ऐसे में उस ट्यूशन फीस को अलग करना अपने आप में बहुत मुश्किल टास्क होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और प्रधानमंत्री जी को भी हमने पत्र भेजकर जो है रिक्वेस्ट करी थी, लॉकडाउन पीरियड की फीस, लॉकडाउन अवधि की फीस, जैसे कि आपने बताया कि 22 तारीख को हमारा लॉकडाउन किया गया था, प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करूंगी विवेक जी। स्कूल जो है मार्च माह के फर्स्ट सेकेंड वीक में ही स्कूल बंद कर दिए गए थे। होली के लगभग 1-2 दिन के बाद ही 11-12 को ही स्कूल को निर्देश कर दिया गया था कि स्कूल बंद रहेंगे। लॉकडाउन 22 को हुआ है, यानी कि अगर मार्च में, जिसमें आप देखेंगे कि कई स्कूलों के एग्जाम भी पूरे नहीं हो पाए थे। बिल्कुल। तो ऐसे में आप मार्च महीने की भी फीस, यानी कि अगर 4-5 दिन बच्चा आया है तो मार्च की भी पूरी फीस डिमांड करेंगे, जो कि पिछले साल का एकेडमिक ईयर आ जाता है। अप्रैल, जो कि एकेडमिक ईयर अभी शुरू भी नहीं हुआ, उसकी भी डिमांड करेंगे। जबकि आपका इलेक्ट्रिसिटी पूरा बच रहा है, आपका ट्रांसपोर्ट चार्जेस पूरा, ट्रांसपोर्ट का आपका फ्यूल तो पूरा बच रहा है, जो आपका बैकअप में जेनसेट चलते थे उसका फ्यूल पूरा बच रहा है, यानी कि आपकी हर जगह पे बचत होती है। इसके बावजूद आप देखिए कि ईएमआई सरकार ने माफ कर दी है, 3 महीने की ईएमआई माफ कर दी है। उसके बाद भी फीस डिमांड करना हमें लगता है कि नाजायज है, क्योंकि प्रेशर एक फैमिली पे भी आ रहा है। आप अगर बात करें, सरकार ने कहा है कि सैलरी सबको दी जाएगी। आप देखिए प्राइवेट कंपनियों में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, उनको भी 30 या 40% सैलरी दी जा रही है, 100% किसी को भी नहीं दी जा रही है। चलिए, सैलरी वाला एक इशू है शिवानी जी, लेकिन अगर हम स्कूलों की भी बात करें, अभी फिलहाल आपको रोक करके 1-2 चीजें ऐड करना चाहूंगा मैं। गाजियाबाद में कई सारी ऐसी शिकायतें हैं, कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहां ट्यूशन फी तो छोड़िए, ट्रांसपोर्ट फी तक मांगा जा रहा है कि 50% आप ट्रांसपोर्ट फी भी दीजिए, क्योंकि स्कूल की जो बसेज हैं, उनके ड्राइवर्स हैं, उनके अटेंडेंट हैं, उनको सैलरी दी जानी है। ये कह करके डिमांड की जा रही है ट्रांसपोर्ट फी की। ठीक है, इसमें भी हम थोड़ा सा इसमें मैं प्रकाश डालना चाहूंगी विवेक जी। जो स्कूल की ओन्ड बस है, यानी कि उनकी खुद की बसेस जो है वो संस्था के नाम पे ली जाती है, जिसमें कि उनको 1 टाइम टैक्स देना पड़ता है जब वो बसों को सड़कों पे उतारते हैं, ना कि हर साल देना पड़ता है। और दूसरी बसेस होती है ये जो कॉन्ट्रैक्टुअल बेसिस पे ले आते हैं, जिनको पूरा साल, ये बाहर से बसेस जो लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उसमें भी इनका जो है 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है उन लोगों के साथ। यानी कि मार्च में अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो इनको अप्रैल में रिन्यूअल करवाना पड़ता है। लेकिन जब मार्च से ही स्कूल बंद है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तो रिन्यू हुआ ही नहीं, तो फिर डिमांड किस चीज की कर रहे हैं? उसके बाद भी देखा जाए, स्कूल के पास इतना रिजर्व फंड है, इतना रिजर्व फंड होता है, जैसे कि आपको मालूम होगा कि 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली निर्देशित किया गया था कि हर स्कूल जो है 15% जो है वो अपना डेवलपमेंट फंड जो है वो रिजर्व करेगा, हर साल करेगा। यानी कि वो सारा, हर साल तो डेवलपमेंट नहीं होती, हर साल वो अपनी नई बिल्डिंग तो नहीं बनाता, बिल्डिंग एक बार ही बन गई है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार ही बन गया, आपके एसी एक बार ही इंस्टॉल हो गए, सिर्फ सर्विस में तो होती है ना, सर्विस में इतना पैसा तो नहीं लगता। जी हाँ, तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर इतने दिनों से अगर आप डेवलपमेंट फंड के नाम पे और अब कंपोजिट फी के नाम पे एक मोटी रकम अगर अभिभावकों से आप ले रहे हैं, जो कि रिजर्व फंड का भी उसमें एक हिस्सा होता है, तो आखिर 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने या जो भी पीरियड रहता है लॉकडाउन पीरियड, क्योंकि ये बिजनेस नहीं माना जाता है, स्कूल का जो बिजनेस है एक चैरिटी मानी जाती है, आप उसी के नाम से सरकारी जमीन लेते हैं या फंड लेते हैं, तो क्यों नहीं आप 3 महीने की सैलरी दे सकते उस रिजर्व फंड से?
बिल्कुल। और इसके बाद भी आप अगर देखेंगे इन स्कूल एक एक बड़े बड़े जैसे बीटीएससी ले लीजिए और कई ऐसे राम ग्लोबल स्कूल है, इनकी लंबी लंबी चेन है जिनके पूरे देश भर में इनके कई कई ऐसे स्कूल हैं, कई स्कूल चल रहे हैं देश भर में इस चेन के नाम पे। यानी कि अगर आपके पास फंड नहीं है, आप स्कूल एजुकेशन जिसको चैरिटी कहा गया है, या जब आप स्कूल भी ओपन करते हैं उसमें क्लियरली मेंशन है नो प्रॉफिट नो लॉस, और उसके बाद भी आप हर साल नए स्कूल बना रहे हैं, नए स्कूल खोल रहे हैं, तो कैसे खोल रहे हैं? कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो हो ही रहा है ना, आपके पास इतना पैसा आ ही रहा है कि आप नए स्कूल खोलने की सोच भी रहे हैं। शिवानी जी, इन सारे मुद्दों पर आप लोगों ने क्या सिर्फ सरकार से बात की है या उनको एप्लीकेशन दी है, या स्कूलों के लेवल पर भी पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से कुछ बात करने की कोशिश हुई है? देखिए, हमने इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हमने पत्र लिख के रिक्वेस्ट करी है कि हमें पेरेंट्स को जो है सिर्फ लॉकडाउन पीरियड की जो फीस है लॉकडाउन के लिए, लॉकडाउन का रिलैक्सेशन दे दिया जाए फीस में। और हमने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी इसमें रिक्वेस्ट करी है, लेटर भेजी है उनको करी है कि ट्रांसपोर्ट फीस जिसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट ही नहीं चल रहा, बच्चे घर में बैठे हैं, घर में बैठ के वो ट्रांसपोर्ट फीस क्यों दे जब वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं अवेल कर रहे हैं। तो हमने इसके लिए भी लेटर लिखी है और इसकी पहली शुरुआत हमने डीपीएस जी गाजियाबाद स्कूल में देखी है। उन्होंने एक नोटिस निकाला है और उन्होंने उसमें जो है ट्रांसपोर्ट फीस जो है माफ कर दी गई है। उसमें उन्होंने ट्रांसपोर्ट फीस लेने से मना कर दिया, बट अभी भी मुद्दा जो है फीस का है। फीस के लिए अभी भी हमारी बात चल रही है कि हम सिर्फ लॉकडाउन अवधि की फीस जो चाह रहे हैं, पेरेंट्स के ऊपर वो प्रेशर नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल प्रेशर आने वाले दिनों में और पड़ेगा और हमें ये भी नहीं पता लॉकडाउन अभी कितना एक्सटेंड होने वाला है। अभी की स्थिति बन रही है, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है, ये ऐसे एपिडेमिक सिचुएशन है जो किसी के हाथ में नहीं है। ये डिपेंड करती है कि आगे आगे कैसे कैसे चीजें चलती जाएंगी। ऐसे में पेरेंट्स पे दबाव बनाना, क्योंकि पेरेंट्स को अपना घर भी चलाना है, उनको फैमिली भी देखनी है, उसमें फीस कहाँ से वो कैसे दे दे स्कूल को, ये देख पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमने डिमांड की है कि लॉकडाउन अवधि की जो फीस है वो माफ कर दी। बिल्कुल। अच्छा शिवानी जी, स्कूलों की तरफ से भी यही तर्क दिया जा रहा है कि जैसे आपकी नौकरी है, आप नौकरी करते हैं, आपको सैलरी की जरूरत है, वैसे ही टीचर्स भी हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, उनको भी तनख्वाह देना जरूरी है, उनका भी ब्रेड एंड बटर जो है वो इसी से चलता है, उनकी रोजी रोटी चलती है, उनका परिवार चलता है। ये तर्क स्कूलों के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन जो बात आपने बताई कि 2005 से ही जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि रिजर्व फंड ले रहे हैं आप, तो यही तो सही वक्त है उस रिजर्व फंड को इस्तेमाल करने का। आप उस रिजर्व फंड का इस्तेमाल अपने स्टाफ की सैलरी देने में क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल कोई स्कूलों से नहीं कर रहा है। इनसे सवाल बिल्कुल किया जाना चाहिए। देखिए, आप एक साल में अगर 15% आप हटा के रखते हैं एज ए डेवलपमेंट फंड, अगले साल उस 15% पीपी तो इंटरेस्ट चढ़ जाता है ना, ऐड ऑन होते जाता है। यानी कि अगर आप 2005 से देखेंगे तो कितना इंटरेस्ट पे ऐड ऑन होते हुए वो अमाउंट कितना बड़ी रकम हो सकती है। इतनी रकम हर अगर ये कहते हैं हमारे पास नहीं है, जैसे हम बात करें गाजियाबाद की, अगर हम बात करें तो डीएफआरसी ने लगभग 19 स्कूलों को ऑडिट किया हुआ था और लगभग 19 स्कूलों में करोड़ों रुपया रिजर्व फंड निकला है, तो वो पाया गया है। तो इनके पास इतना पैसा तो है, ये बैठे बैठे 6 महीने तक अपनी टीचर्स को, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे सकते हैं। लेकिन इनकी मंशा होनी चाहिए, मंशा होनी चाहिए। सबसे जरूरी है कि नियत होनी चाहिए और मंशा होनी चाहिए। आपने डीएफआरसी की बात की, स्कूल फी अधिनियम की बात की। हमने देखा है कि पिछले दिनों में लगातार जिस तरीके से पेरेंट एसोसिएशंस के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा आंदोलन चलाया गया एक तरीके से, उसके बाद यूपी की सरकार ने फी रेगुलेटरी अधिनियम में काफी कुछ बदलाव किए, लेकिन उनका भी सख्ती से पालन करवाने में एक तरीके से अगर हम कहें तो सरकार सक्षम नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कई सारे स्कूलों ने उनकी बात नहीं मानी। देखिए, अभी आप यूपी में भी देखेंगे तो यूपी सरकार ने भी एक नोटिस निकाला था कि कोई भी स्कूल जो है इस फर्स्ट 3 मंथ क्वार्टर की फीस का डिमांड जो है वो पेरेंट्स को नहीं दबाव बनाएगा पेरेंट्स से लेने के लिए। उसके बावजूद हर स्कूल वाला हर दिन एसएमएस के थ्रू या फोन करके पेरेंट्स को परेशान कर रहा है कि आप फीस जमा कराइए। क्या वो एक दबा उल्लंघन नहीं है? और कोई भी अधिकारी इतना सक्षम अपने आप में नहीं है कि इन स्कूलों के खिलाफ एफआईआर करे, क्योंकि आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये
कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के अधिकारी इतने अपने आप को असमर्थ समझते हैं कि उन्हें लगता है अगर हम स्कूल के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएंगे जाने क्या हो जाएगा। अब इसमें आप स्थिति खुद ही स्पष्ट समझ सकते हैं कि कोई अधिकारी इतना सक्षम क्यों नहीं अपने आप को समझ सकता है कि वो किसी स्कूल के खिलाफ कोई एफआईआर काटे। यदि आज एक स्कूल के खिलाफ एफआईआर कटेगी ना, तो बाकी स्कूल वाले अपने आप सत्ते में आ जाएंगे कि हमें अभी जो भी सरकार ने हमें निर्देश दिए हैं उसका पालन करना है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। चलिए शिवानी जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज, पेरेंट एसोसिएशन की आवाज, जो अभिभावक हैं उनकी आवाज द फ्रंट के माध्यम से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचेगी, देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तक पहुंचेगी। और उम्मीद करते हैं कि महामारी के इस दौर में जो आम लोग, हर आदमी परेशान है, ऐसे में सरकार कुछ दिशा निर्देश जारी करके सख्ती से उनका पालन करवाने की भी कोशिश करेगी, ताकि अभिभावकों के लिए एक थोड़ी राहत हो। क्योंकि ये एक ऐसा दौर है जिसमें जॉब लॉस जो है वो ऑलमोस्ट इस लॉकडाउन पीरियड में 30% से ऊपर जा चुकी है। तो ऐसे में उम्मीद है कि सरकार के पास द फ्रंट की आवाज पहुंचेगी, अभिभावकों की आवाज पहुंचेगी और सरकार जो है एक बेहतर निर्णय लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी। धन्यवाद विवेक जी। तो हम बात कर रहे थे पेरेंट एसोसिएशन की, स्कूल पेरेंट एसोसिएशन की अध्यक्षा शिवानी जैन से। लगातार एसोसिएशन भी कोशिश कर रहा है, पेरेंट्स की तरफ से सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया जा रहा है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस बारे में सोचे और कुछ निर्णय ले। और हमें उम्मीद है कि सरकार इस बारे में आम लोगों का ख्याल जरूर करेगी, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार जो है उसके लिए इस लॉकडाउन पीरियड में, इस महामारी के दौर में मुसीबतों का बोझ काफी बढ़ गया है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।